हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है चित्र 1.30 में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। उसके बाद आगे बोला है इनमें से किस कण का आवेश सनात अनुपात यानी कि Q/m अधिकतम है। अगर हम देखें तो हमारे इस क्वेश्चन में 2 खंड दिए हुए हैं, इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। वैसे पहला खंड आप आसानी से चित्र को देख के बता सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे खंड की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा अन्य क्वेश्चनों की अपेक्षा काफ़ी कठिन है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब यहाँ पर अगर हम पहले खंड की बात करें तो चित्र को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 क्षैतिज समांतर प्लेटों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, जहाँ पर ऊपर धनात्मक प्लेट है और उसके बाद नीचे की तरफ ये ऋणात्मक प्लेट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पहला कण है जिसका पथ दर्शाया गया है, ये पहला कण धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ रहा है। और याद कीजिए आवेश की प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला जो आवेश है ये धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले आवेश पर पहले कण पर जो आवेश की मात्रा आवेश का चिन्ह होगा ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ रही है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि ये पहला कण है, यानी कि पहले कण पर जो आवेश होगा ये कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशित लिख देंगे यहाँ पर ऋणावेशित। बस यहाँ पर ऐसे शॉर्टकट में लिखना, बहुत विस्तार में लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर हम दूसरे कण के पथ को देखें तो यहाँ पर जो दूसरा कण है ये भी धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ रही है, इसलिए इस पर भी ये भी ऋणावेशित होगी। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे जो हमारा दूसरा कण होगा ये भी हमारा ऋणावेशित होगा। अब यहाँ पर तीसरे कण पर ध्यान दीजिए। जो हमारा तीसरा कण है ये ऋणात्मक वाले प्लेट की ओर मुड़ रहा है, इसलिए इस पर जो आवेश का ये प्रकृति होगी ये धनावेश होगा, यानी कि ये जो कण होगा ये धनावेशित होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम तीसरे कण को धनावेशित। इस प्रकार से ये हमारे पहले खंड का आंसर हो गया कि पहला कण जो होगा पहला दूसरा कण ये ऋणावेशित होगा और तीसरा जो कण होगा ये धनावेशित होगा। अब आगे जो हमारा दूसरा खंड दिया हुआ है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा खंड हमारा पहले ही आपको बताया कि दूसरा खंड हमारा अन्य क्वेश्चनों की अपेक्षा थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आसानी से भी आप समझ जाओगे। अब यहाँ पर बोला है कि इनमें से किस कण का आवेश सनात अनुपात यानी कि Q/m अधिकतम है। तो यहाँ पर हमें एक फार्मूले का डेरिवेशन करना होगा और उससे हमें बताना होगा कि Q/m किस कण का अधिकतम होगा और किसका न्यूनतम होगा। फिलहाल हमें अधिकतम ही बताना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कण हैं इनमें से कोई भी कण, अभी हम जनरल फार्मूला यहाँ पर निकालेंगे, उसके बाद उसी की सहायता से हम तीनों को देखेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे कि यदि m द्रव्यमान वाले कण पर F बल लगाया जाए तो उसका त्वरण, अब यहाँ पर इसका जो त्वरण होगा ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से इसका हम फार्मूला लिख देते हैं, त्वरण को इससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा हमारा F बल लगाया गया, तो यहाँ पर F लिख देंगे और बटे कण का द्रव्यमान जो माने हैं वो हम m माने हैं, तो ये हो जाएगा m। आप फार्मूला पढ़ें F इक्वल m में होता है, तो इस प्रकार से ये बराबर ये हो जाएगा F/m। एक बात और, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इसका वैल्यू यहाँ पर वेक्टर E है। तो यहाँ पर आवेश की मात्रा आपको मालूम है, आवेश यहाँ पर जो प्रत्येक कण है इसका जो प्रत्येक कोई भी कण है, वैसे भी हम जनरल फार्मूला फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि उस पर आवेश की मात्रा Q है, तो इस प्रकार से F के जगह पे हम लिख सकते हैं। आपको फार्मूला मालूम ही है कि वेक्टर E बराबर जो फार्मूला हमारा होता है ये होता है वेक्टर F/Q। तो यहाँ पर इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, इसी फार्मूले की सहायता से यहाँ पर थोड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा।
आसानी से भी आपको आज समझ में ये आ जाएगा कि कैसे क्या यहाँ पर हम किए हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एफ के जगह पे अगर हम लिखना चाहें, हमें परिमाण लिखना है, तो एफ के जगह पे ये हो जाएगा हमारा ई क्यू। यहाँ पर ई क्यू क्यों लिखें, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है ये क्यू बाई एम का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर एफ के जगह पे ई क्यू हो जाएगा, उसके बाद बटे एम हो जाएगा। अब यहाँ से तो हमें आवेशित कण का त्वरण मालूम हो गया। यहाँ पर चित्र के बगल में ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा निर्देशांक तल प्रदर्शित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन को हम निर्देशांक तल को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर इसका यूज होगा, इसकी सहायता से ही इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर आसानी से हम लिख सकें और हमारा क्वेश्चन जो है ये इसी पेज में पूरा हो जाए, दूसरा पेज ना लेना पड़े। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा साइड कर दिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जो कणों के पथ हैं यहाँ पर दर्शाया गया, तो हम यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी ज्ञात कर लेते हैं, जिससे कि अभी हमें आसानी से क्यू बाई एम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश तय, एक्स अक्ष के अनुदिश तय दूरी। अब अगर हम एक्स अक्ष के अनुदिश तय दूरी की बात करें, तो यहाँ पर जो आप गति का दूसरा इक्वेशन पढ़ते हैं उसी के अनुसार इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं जो गति का सेकंड इक्वेशन होता है, ये होता है, हम पढ़े हैं कि यस इक्वल ये होता है यू टी, उसके बाद प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी का यूज यहाँ पर हम करेंगे। अब यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक्स बराबर लिख देते हैं, ये हमारा तब हो जाएगा एक्स बराबर, उसके बाद यू टी। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर मान लीजिए शुरुआत में ही देखें, तो यहाँ पे जो हमारा कण होगा ये एक्स अक्ष के अनुदिश जो इसका वेग था इसको हम यू मान लेते हैं, और उसके बाद या फिर यू एक्स द्वारा आप दिखा सकते हैं। उसके बाद फिर टी था, मान लेते हैं लगा समय टी है, तो टी हो गया प्लस हाफ। और उसके बाद यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान समझने वाली बात है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि एक्स अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी हम ज्ञात की हैं, और अगर कण यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश केवल तभी चलेगा जब उस कण पर लगने वाला जो फोर्स हो वो जीरो हो। और यहाँ पर अभी आप फार्मूला बगल में लिखे हैं कि अगर लगने वाला फोर्स जीरो कब होगा, जब वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। उस स्थिति में जो हमारा कण होगा वो प्लेटों के क्षैतिज यानी कि प्लेटों के समांतर गति करेगा। और अगर ये प्लेटों के समांतर गति कर रहा है, इसका मतलब उस पर लगने वाला बल शून्य है, और लगने वाला बल शून्य है तो उसमें उत्पन्न जो त्वरण होगा उसका मान भी शून्य होगा। इस फार्मूले से आप आसानी से देख सकते हो, यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश जब कण गति करेगा तो उसका जो त्वरण होगा वो शून्य होगा। अब यहाँ पर ये होता हमारा एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए की जगह पे जीरो हो गया और इंटू टी स्क्वायर होगा। आगे इसको अगर हम देखें तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमको यू टी, और उसके बाद प्लस जीरो का गुणा किसी भी पद में हो पूरा मान जीरो होता है, यानी कि यहाँ से मिल गया हमें एक्स बराबर यू टी मिल गया है। यहाँ से भी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी टी के वैल्यू की, या फिर चलिए यहीं पर ऐसे छोड़ देते हैं, अभी हमें किसके मान की ज़रूरत है कुछ मालूम नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी हम ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी मालूम की है, इसी टाइप से हम वाई अक्ष के अनुदिश कण कितनी दूरी जाता है उसको भी यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे कि वाई अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी। अब अगर हम वाई अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी की बात करें तो फिर उसी फार्मूले का यूज हम करेंगे। अब की बार ये हो जाएगा हमारा, वहाँ पर एक्स बराबर लिखे थे, यहाँ पर हम लिख देंगे वाई बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर शुरू में वाई अक्ष के अनुदिश ये कोई भी दूरी नहीं जाता, यानी कि वाई अक्ष के अनुदिश जो इसका वेग होगा ये शून्य होगा। वेग क्यों शून्य होगा, क्योंकि चली गई दूरी शून्य है तो ये वेग भी शून्य होगा। तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा, प्लस उसके बाद हाफ, और उसके बाद ए। यहाँ पर त्वरण होगा ही, क्योंकि ये वाई अक्ष के अनुदिश जब जाए केवल तभी जाएगा जब इस पर लगने वाला, इस पर कुछ बल लगेगा। अब यहाँ पर त्वरण बल लग ही रहा है तो ये ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर समय है तो समय हो जाएगा टी स्क्वायर। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा वाई बराबर, यहाँ से जीरो का गुणा टी में होगा, ये जीरो हो गया। उसके बाद प्लस आगे हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से जिनका वैल्यू हमको मालूम है उनका हम मान रख देते हैं। यहाँ से आगे ये हो जाएगा हमारा y बराबर जीरो, लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये हाफ हो गया ए
हमें पहले से ही कण का त्वरण मालूम था, इसका जो वैल्यू था ये था हमारा EQ बटे यम था, यम लिख देंगे और उसके बाद इंटू यहाँ पर टी स्क्वायर है। अब यहाँ से हम यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से हम टी का वैल्यू निकालते तो ये टी बराबर होता हमारा x/u। इसका मान यहाँ पे हम रख देते हैं, यानी कि टी की जगह पे लिख सकते हैं हम x/u का स्क्वायर। टी का स्क्वायर है तो इसका हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब आगे यहाँ पर देखें तो हमें सबसे तो मतलब नहीं है, यहाँ y लिख देते हैं, उसके बाद प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हमें Q/m का वैल्यू फाइंड करना है, तो बाकी सबको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ये हमारे कांस्टेंट ही होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे y प्रोपोर्शनल और सभी पदों से मतलब नहीं तो इसको हम हटा देते हैं, ये हो गया Q/m। यानी कि हमें देखना है कि Q/m किस प्रकार से इस पर निर्भर करता है। ये Q/m यहाँ पर केवल एक ही पद हम मानेंगे Q/m, ऐसा नहीं कि यहाँ पर दो अलग अलग राशियाँ हम मानेंगे, इसको हम एक ही राशि मानेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो Q/m जो है ये हमारा y के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि Q/m का मान अगर अधिकतम है तो y का मान अधिकतम होगा, अगर y का मान न्यूनतम है तो Q/m का मान न्यूनतम होगा। और अगर यहाँ पर हम y की बात करें तो जो y है ये y अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी है, यानी कि अब यहाँ पर चित्र में हम देखेंगे कि कौन सा कण y अक्ष के अनुदिश अधिक दूरी चलता है, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि किस कण का विचलन सबसे अधिकतम हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर हम अलग टाइप से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। चलिए यहाँ कुछ हम समांतर लाइन खींचते हैं कण की, जो शुरू में अभी जिससे कि विचलन इसका स्पष्ट हो जाए। तो शुरू में कण की स्थिति क्या थी और बाद में क्या थी उसको यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, अभी विचलन स्पष्ट हो जाएगा। ये हम पहले कण के समांतर लाइन खींच दिए, पहला जो कण होगा वहाँ से हम प्लेटों के समांतर लाइन खींच देते हैं। इसी टाइप से दूसरे कण का जहाँ से शुरू हुआ था वो वहाँ से भी हम क्या करेंगे कि प्लेटों के समांतर एक लाइन खींच देंगे। इसी टाइप से हम क्या करेंगे कि तीसरा कट जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से भी हम प्लेटों के समांतर एक लाइन खींच देते हैं। अब इन तीनों लाइनों पे यहाँ पर थोड़ा और एक काम करेंगे, यहाँ पर हम क्षैतिज लाइन भी खींच देते हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ सको। अब यहाँ पर अगर हम एक क्षैतिज लाइन, 3 क्षैतिज लाइनें हो गई, आसानी से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर लाइन भी खींच देते हैं हम, जिससे कि आसानी से आप समझ सको। अभी ये एक ऊर्ध्वाधर लाइन हो गया। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या अगर देखें तो ये जो हमारा लाइन होगा और जो ये कण का विचलन हुआ इनके बीच की दूरी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले कण में इसके और इसके बीच की जो दूरी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दूरी, इस दूरी को हम ध्यान देंगे, ये दूरी हमारी हो गई। और उसके बाद इसी टाइप से दूसरे जो कण का विचलन हुआ इस दूरी को आप ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद तीसरे कण का जो विचलन हुआ है इस दूरी को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें जो ये ग्रीन वाला अभी हम सिंबल बनाए हैं, यहाँ से देखिए तो ये जो तीसरा कण है इसका विचलन ज़्यादा हुआ है, यानी कि y अक्ष के अनुदिश ये ज़्यादा दूरी चला है। और अगर ये y अक्ष के अनुदिश ज़्यादा दूरी चला है, यानी कि इसका विचलन ज़्यादा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो y था ये प्रोपोर्शनल है Q/m के, यानी कि y का मान अगर ज़्यादा है तो Q/m का मान ज़्यादा होगा, यानी कि जो तीसरा कण है इसका Q/m अधिकतम होगा। अब आसानी से उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि Q/m किसका ज़्यादा है, उसी कण का ज़्यादा होगा जो y अक्ष के अनुदिश अधिक दूरी चलेगा, या हम बोलेंगे कि जिसका y अक्ष के अनुदिश अधिक विचलन होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि 3 अतः कण जो हमारा कण 3 होगा का Q/m, अतः कण 3 का Q/m अधिक, पूछा था किसका Q/m अधिकतम है, तो लिख देंगे कण 3 का Q/m अधिकतम है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ समझने में दिक्कत हुआ तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, जिससे कि आसानी से आप समझ सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।